हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट और देखते हैं वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट के बीच का रिलेशन। पहले हम जान लेते हैं वेपर डेंसिटी होता क्या है। वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन, मतलब कि डेंसिटी ऑफ कोई सा भी गैस और किसके रिस्पेक्ट में? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है? 89 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम पर ml, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी ऑफ गैस दे रखा है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मुझे मालूम है 89 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या मैं वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है। अगर वेपर डेंसिटी दे रखा है सपोज 4, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो ये हो गया वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड में। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इसका क्वेश्चन। ये पिछले वीडियो से है और अगर नहीं हो रहा है तो आप पिछले वीडियो में मुझे जाकर आप देख सकते हो, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तीन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट देखते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक H2SO4 है मेरा, तो ये पूछ रहा है क्या कि इसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंट बाई मास है, ठीक है। किसमें? H2SO4 में। ऐसा भी पूछ सकता है कि सल्फर का कितना है या फिर ऑक्सीजन का कितना है। तो चलो हम पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मुझे मालूम है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 लिख दूँ, इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, ठीक है। याद रखना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होगा, क्योंकि H2 होता है ना, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो 2 इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाई क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस सल्फर के कितने हो जाएंगे? 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 64। तो ये कितना हो गया? 96, 98 हो गया। तो 2/98 तो कितने हो गए? 2/98 1/49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हमने क्या लिख दिया, सपोज मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C2H4, ठीक है। ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बट अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालने बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल रेशियो। जैसे 2 है और 4 है, इसका भी सिंपल रेशियो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। CH2 हो सकता है क्या? CH2 हो सकता है ना। 2 और 4 का क्या ले लिया? सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया 2 और 4 का, तो 1/2 हो गया ना। तो वही 1 हो गया कार्बन का और 2 हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। अब वैसे ही अगर C3H6 होता तो क्या होता? CH2 होता, ठीक है। अब अगर सपोज होता C3H8, तो C3H8 का कुछ नहीं हो सकता। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मुझे निकालना है, तो C3H8 नहीं हो सकता, तो C3H8 ही रह जाएगा। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, ठीक है। इन्हें कि एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए इसको डेसिमल में कर दिया, नहीं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो C3H8 1 मॉलिक्यूल ही तो है। क्लियर बात? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? उसका ओरिजिनल फार्मूला, जैसे कि C3H8 हो गया, जैसे कि C2H4 हो गया। ये C2H4 जो हुआ वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये ओरिजिनल 2 है और 4 है यहाँ पे। बट एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2, ठीक है। तो ये CH2 जो है वो C2H4 का क्या हो गया? एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। वही तो मैं बोल रहा हूँ, C2H4 एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ये तो इजी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हमने माना C3H6 माना, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2 होगा, ठीक है। तो कितने रेशियो से इसका n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 3, मतलब कि हमने किससे डिवाइड किया। जैसे 3 था 6 था, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 1, इसको डिवाइड किया तो 2, तो 1:2। तो ये जो 3 से जो हमने डिवाइड किया वो हो जाता है हमारा n। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। तो सही है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू 3 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। देख लो कैसे। C3H6 है, यहाँ पे CH2 है, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6 ही हो जाएगा। तो वही तो है ये,
क्लियर बात, समझ आ रही है? तुम ऐसे अगर लिखोगे तो C3 हो गया और H कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसको C3H6 भी तो लिख सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि जैसे ये N2 है, H2 है, 2NH3 है। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसका जो जो जैसे ये बताता क्या है कि कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं। यहाँ पे कितने NH3 हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो गया इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी नंबर, जो जितने नंबर का भी मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है बात? ये 2 है, ये 3 है, और इसके लिए कितना है, नाइट्रोजन के लिए 1 है। तो ये क्या हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन क्या है, एक क्या है इस नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके कितना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना रहा है, NH3 2 मोल ऑफ बना रहा है। समझ आ रही बात? मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके क्या बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। अगर हमें ऐसा दे रखा होता कि नाइट्रोजन जो है वो 4 मोल है, हाइड्रोजन जो है वो 8 मोल है, तो बताओ मुझे कितना अमोनिया बनेगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, क्लियर बात? ऐसे यहाँ पे ये कंडीशन आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि ये सिर्फ एक ही का दे रखा होगा, या तो नाइट्रोजन का दे रखा होगा या तो हाइड्रोजन का दे रखा होगा। तो अभी हम 8 को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, तो पूछेगा कि कितना अमोनिया बनेगा। तो आप निकाल दोगे क्या, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 4 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल से 2 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। क्लियर बात? ठीक है, अभी हम देखेंगे अगर हाइड्रोजन का भी मोल्स दे रखा होगा तो क्या करेंगे, बट अभी क्या है, अभी सिर्फ नाइट्रोजन का दे रखा था जो कि 4 था। क्लियर बात, समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं मोर देन 1 रिएक्टेंट बेस्ड। ये चलो वही आ गया कि 2 कार्य दे रखा है, तो उसके लिए एक टर्म्स आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो जो भी रिएक्टेंट का, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, तो जो भी रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए वही क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये 1 2 ये तो क्या लिखा है मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी मोल्स दे रखे होंगे, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे 3 मोल A का दे रखा है, तो 3 मोल एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 3 मोल को, तो बाई 1 लिख दूँ। यहाँ पे कितना है, B का 2 है, और B का ही मोल्स कितना दे रखा है, 2। ये 3 मोल 9 मोल गिवन है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 मोल्स, ये कितना आ गया 4.5 मोल्स। अब मुझे बताओ कौन कम है, ये वाला कम है। ठीक है, तो ये कम है तो ये जल्दी कंज्यूम होगा। अरे जो कम रहता है वही तो जल्दी कंज्यूम होगा ना। ठीक है, तो जो कम है वो जल्दी कंज्यूम होगा, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट निकाल क्यों रहे, लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही हम बताएंगे कि ये क्या बनेगा। जैसे देखो 1 मोल A 2 मोल B के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, 1 मोल C और 2 मोल D। ठीक है, तो यहाँ पे A जल्दी ख़त्म होगा, तो हम A के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर कोई पूछे कि बताओ A का मोल तो 3 मोल दे रखा है, B का 9 मोल दे रखा है, तो बताओ C का कितना होगा और D का होगा, तो हम वो A वाला से कंसिडर करेंगे। इस केस में क्या था, इस केस में था कि हमें सिर्फ नाइट्रोजन का दे रखा था, तो हम नाइट्रोजन से कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर है बात? बट यहाँ पे क्या है, दोनों का दे रखा है, तो हम किसके कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, और जो लिमिटिंग रिएजेंट बनता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 मोल 1 मोल A से 1 मोल C बन रहा है, तो 3 मोल A से कितना मोल C बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 मोल। 1 मोल A से 1 मोल C बन रहा है, तो 3 मोल A से कितना मोल C बनेगा, 3 मोल। ये समझ आ रहा है ना क्यों हम 3 मोल को कंसिडर कर रहे हैं, 9 मोल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 मोल हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो गिवन मोल्स दे रखा है उसको डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गिवन मोल्स दे रखा है डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ आ रही बात? अब कोई पूछे कि चलो D कितना बनेगा बताओ मुझे, तो 1 मोल A से 2 मोल D बन रहा है। ठीक है, तो 3 मोल A से कितना मोल D बनेगा, 6 मोल बनेगा ना। समझ आ रही बात? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट लाऊंगा, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है।
ठीक है, तो धन्यवाद इतने के लिए।